अब तक हम लोगों ने विलेयता के बारे में पढ़ लिया है, फिर हमने हेनरी का नियम पढ़ा, फिर हमने ये देखा कि वाष्प दाब क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि वाष्प दाब पे आधारित राउल्स का नियम क्या है। तो अब तक इतने टॉपिक हम इस चैप्टर में कर चुके हैं और आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, क्योंकि आज हम आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा पिछले क्लास खत्म करने से पहले हल्का सा मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि आदर्श या अनादर्श विलयन क्या होता है। आज के क्लास में उसी को थोड़े अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का जो क्लास है उसमें हम आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आदर्श विलयन क्या होता है। सबसे पहले आदर्श विलयन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं बेटा। आदर्श विलयन यानी कि आइडियल सॉल्यूशन। तो गौर सुनेगा बेटा, आदर्श विलयन मतलब क्या होता है। आप इस वक्त विलयन चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने कई तरह के विलयन तैयार भी किए। कैसे बनता है विलयन, कैसे बनता है विलयन, जब आप विलेय को किसी विलायक से मिलाते हैं, जब किसी विलायक से मिलाते हैं तब जाके एक विलयन तैयार होता है। यानी कि जब आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट से मिलाते हो तब जा करके एक सॉल्यूशन बनता है। अब होता क्या है, जब भी आप एक विलयन बनाते हो, जब भी आप एक सॉल्यूशन बनाते हो तो आप क्या सोचते हो। हम सोचते हैं कि भाई इस विलयन को मैंने बनाया है, मैंने एक विलेय लिया, मैंने एक विलायक लिया, उनको आपस में मिला दिया। तो हर इंसान किसी विलयन के बारे में एकदम आदर्श स्तर का सोचता है। मेरे कहने क्या मतलब है, कोई भी इंसान जो विलयन बनाता है, या अगर आप कभी ये विलयन बनाएंगे तो विलयन बनाने के बाद हमारा दिमाग क्या सोचता है कि भाई इस विलयन को मैंने बनाया है, इस विलयन को मैंने बनाया है तो फिर ये विलयन मेरे हिसाब से काम करेगा। मैंने इस विलयन को बनाया है तो फिर ये विलयन मेरे हिसाब से काम करेगा। मैं जैसा जैसा सोच रहा हूं इस विलयन को वैसा ही व्यक्त करना होगा, वैसा ही शो करना होगा। तो बेटा जब भी आप एक विलयन बनाते हो, जब भी आप एक विलयन बनाते हो तो आपकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं इस विलयन के साथ। आप इस विलयन के बारे में कुछ एक्सपेक्ट करते हो और आप जब भी कोई विलयन बनाते हो और आप इससे कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ये विलयन ऐसा प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसा बिहेवियर शो करेगा, इसका नेचर ऐसा होगा, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा करेगा। तो आप जो कुछ भी इस विलयन के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि इस विलयन को आपने बनाया है तो आप इस विलयन के बारे में कुछ ना कुछ सोचोगे। तो आप जो कुछ भी इस विलयन के बारे में सोचते हो और अगर इस विलयन ने बिल्कुल वैसा ही व्यक्त किया, वैसा ही शो किया, वैसा ही बिहेवियर शो किया जैसा आप इससे अपेक्षा कर रहे थे, तो कह देना कि ये एक आदर्श विलयन है, ये एक आदर्श विलयन है। तो बेटा जब भी कोई विलयन बिल्कुल वैसा ही गुणधर्म दर्शाए, वैसा ही प्रॉपर्टी शो करे जैसा हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो कहलाएगा आदर्श विलयन। और अगर कोई विलयन किसी भी तरीके से आपके अपेक्षाओं के विरुद्ध चले जाए, आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चला जाए, और अगर कोई विलयन कुछ ऐसा कर दिखाए जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, अपेक्षा भी नहीं किया था, तो कह देना बेटा ये अनादर्श विलयन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो चलिए हम अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई विलयन मेरे सामने आता है तो पहली बात मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि ये आदर्श विलयन है कि अनादर्श विलयन, और दूसरी बात आखिर एक विलयन से मेरी क्या अपेक्षाएं हैं, आखिर एक विलयन के बारे में मैं क्या सोचता हूं। तो ये विलयन जो मैं सोचता हूं वैसा ही बिहेव करेगा कि नहीं करेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक आदर्श विलयन क्या होता है। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल तैयार करूंगा और उन एग्जाम्पल्स के मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन कैसे बनते हैं, आदर्श विलयन की परिभाषा क्या है, आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन कब बन जाता है। तो चलिए एक एक करके चीजों को गहराई से समझते हैं बेटा। तो अब मैं आपके सामने तीन तरह का सॉल्यूशन तैयार करूंगा। पहला जो सॉल्यूशन है यह है बेटा आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आदर्श विलयन कैसे बनता है। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं किस किस पदार्थ को आपस में मिला के एक विलयन तैयार करूंगा। जरा गौर से सुनेगा मैंने क्या किया। मेरे पास ना एक यौगिक है बेटा, आप पहचानते हैं इस यौगिक को, है ना। ये देखो ये कौन सा कंपाउंड है बेटा,
ये कौन सा कंपाउंड है, आप इसे पहचानते हैं, आप इसे पहचानते हैं। और क्या आप इसे पहचानते हैं? ये कौन सा यौगिक है जी, है जी, है जी। ये देखो, ये देखो, मैंने क्या किया, मैंने एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन में मैंने इस यौगिक को ले लिया। कौन सा यौगिक है बेटा? ये बेंजीन। और एक और बर्तन है, एक और बर्तन है, इस बर्तन के अंदर मैंने इस यौगिक को ले लिया, इसे बोलते हैं बेटा टॉल्विन। और अब मैं इन दोनों बर्तन में रखे, अब इन दोनों बर्तन में रखे इन दोनों यौगिक को आपस में मिला दूंगा। तो देखते हैं, अब मैं विलयन बनाने जा रहा हूं, अब मैं विलयन बनाने जा रहा हूं इन दोनों पदार्थों को लेकर के। नतीजा क्या होगा देखना, जैसे मैं इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो जो विलयन बनेगा वो देखने में कुछ इस प्रकार का होगा। ये देखिए, जैसे ही आप बेंजीन को टॉल्विन के साथ मिलाओगे तो यहां पर जो विलयन बनेगा वो देखने में कुछ इस प्रकार का होगा, वो देखने में कुछ इस प्रकार का होगा। भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर आप बेंजीन को और टॉल्विन को आपस में मिलाओगे तो बनने वाला जो विलयन है, बनने वाला जो सॉल्यूशन है, बनने वाला जो सॉल्यूशन है उसमें बेंजीन और टॉल्विन के अणु आपको साफ साफ दिखाई देंगे। अब सुनो मेरी बात, अभी अभी मैंने एक विलयन बनाया है, अभी अभी मैंने एक विलयन बनाया है, पर मुझे नहीं पता कि ये विलयन आदर्श है कि अनादर्श है। मुझे नहीं पता कि ये विलयन बिल्कुल वैसा ही गुणधर्म दर्शाएगा जैसे मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। तो बेटा इस विलयन को मैंने बनाया है और अब मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा, और अगर ये विलयन बिल्कुल मेरे सोच के हिसाब से चलेगा तो मैं कहूंगा ये आदर्श विलयन है, और अगर इस विलयन ने कुछ भी ऐसा किया जो मैंने सोचा भी नहीं था, कह दूंगा अनादर्श विलयन है। अब चलिए एक विलयन के बारे में हम क्या क्या सोच सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक विलयन के ऊपर सोचा जाने वाला एक आदर्श कहना चाहिए, मैं एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, सुनना मेरी बात। तुम मुझे ये बताओ, अगर बेंजीन 1 लीटर है और टॉल्विन भी 1 लीटर है और मैं इन दोनों को आपस में मिला रहा हूं और यहां पर एक विलयन बना, एक ही प्रश्न पूछूंगा, इस विलयन का आयतन कितना होगा? 1 लीटर बेंजीन को 1 लीटर टॉल्विन के साथ मिलाऊंगा तो यहां जो विलयन बना बेटा इसका आयतन क्या होगा? मुझे बताइए, क्या होगा इसका आयतन? जल्दी बताइए। 2 लीटर। राहुल, अभय, निरंजन, राजकुमार, तनय, कामना, आर्या, एकदम सिंपल सा जवाब था। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि 1 लीटर बेंजीन और 1 लीटर टॉल्विन को आपस में मिलाओगे तो बनने वाले विलयन का आयतन कितना होगा? तुमने बोला 2 लीटर, पर बेटा तुम सिर्फ सोच रहे हो कि इस विलयन का आयतन 2 लीटर होगा। अरे भाई, एक छोटा सा बच्चा भी कह देगा, एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा सर ये कैसा फालतू सा क्वेश्चन है। अरे भाई स्वाभाविक सी बात है, 1 लीटर मिलके 2 लीटर ही तो बनता है। एक छोटा बच्चा भी यही कहेगा कि सर 1 लीटर का लिक्विड 1 लीटर के लिक्विड से मिलेगा तो 2 लीटर ही तो होगा। ऐसा हर कोई सोचता है, यानी हर कोई आदर्श स्तर पर सोचता है। लेकिन बेटा सुनो मेरी बात, अगर सच में ये 2 लीटर हुआ, क्योंकि आप सोच रहे थे कि 2 लीटर होगा, और सच में अगर ये 2 लीटर हुआ तो कह देना कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि 1 लीटर और 1 लीटर मिलके 2 लीटर ही होंगे, हमेशा ऐसा नहीं होता। पर आप तो ये सोच रहे हो ना कि 2 लीटर ही होगा। तो बेटा अगर सच में ये विलयन 2 लीटर का हुआ तो कह देना ये आदर्श विलयन है, क्योंकि मैं जो सोच रहा था वही हुआ। पर अगर नहीं हुआ तो अनादर्श विलयन होगा। फिलहाल इस एग्जांपल में क्या था? इस एग्जांपल में ये जो विलयन बना है बेटा ये आइडियल सॉल्यूशन है, ये एक आदर्श विलयन है, यानी कि मैं इस विलयन के बारे में जो कुछ सोचने वाला हूं सब कुछ ये फॉलो करेगा। अभी मैं क्योंकि इसको आदर्श विलयन मान रहा हूं तो मैं जो कुछ इसके बारे में सोचूंगा ये बिल्कुल वैसे ही व्यक्त करेगा। अब मैं क्या क्या सोच सकता हूं बताता हूं, पहले कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर पहचानते कैसे हैं किसी विलयन को देख के कि वो आदर्श है कि अनादर्श है? अगर आप मेरे से ये पूछते हैं किसी विलयन को देख के कैसे पहचाना जाता है कि वो आदर्श है कि अनादर्श है, तो बेटा उसे कई तरीके हैं।
उसके कई तरीके हैं। अगर आप पुस्तक खोल के देखेंगे, अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो आपके बुक में जानते हो क्या लिखा है? आपके बुक में यह लिखा हुआ है कि जो विलियन राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, जो राउल्ट के नियम को मानता है, जो विलियन राउल्ट के नियम समझते हो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? ये देखो राउल्ट का नियम, आप ऑलरेडी राउल्ट का नियम पढ़ चुके हो। तो बेटा आप कोई भी पुस्तक खोल के देखो, आपके पुस्तक में यह लिखा हुआ मिलेगा कि जो विलियन राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा, राउल्ट के नियम को पालन करेगा, वो आदर्श विलियन होगा। पर किसी पुस्तक में यह लिखा हुआ नहीं रहता कि राउल्ट के विलियन को पालन करने पर कोई आदर्श विलियन क्यों बन जाता है। यह आपको बताया जाएगा, यह मैं आपको बताऊंगा। बुक में सिर्फ इतना लिखा रहता है कि जो भी विलियन राउल्ट के नियम को पालन करे, उसके नियम को पालन करे तो वह आदर्श विलियन कहलाता है। लेकिन राउल्ट के नियम और इसमें अभी फिलहाल कोई समानता या कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है। फिर पुस्तक में ऐसा क्यों लिखा रहता है कि कोई भी विलियन अगर राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा तो वो आदर्श विलियन कहलाएगा? मैं समझाऊंगा। पहले मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि भाई किसी विलियन को देख के कैसे पता चलता है कि वो आदर्श विलियन है कि अनादर्श। मैं आपको वो चेक करने का तरीका समझाता हूं। बेटा गौर सुनिएगा कैसे पता लगाते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किसी विलियन को देख के कैसे पता लगा पाते हैं कि वो आदर्श होगा कि अनादर्श। तो इसके कई तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका है ये पता लगाइए कि इन अणुओं के अंदर किस तरह का आकर्षण बल है। अगर आप एक विलियन को पता लगाना चाहते हो कि वो आदर्श है कि अनादर्श है, सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि इन अणुओं के अंदर किस किस प्रकार का आकर्षण बल है, किस किस प्रकार का आकर्षण बल है। बेटा आपको पता है अणुओं के बीच कितने प्रकार का आकर्षण बल होता है? अणुओं के बीच कितने प्रकार का आकर्षण बल होता है? जरा गौर सुनेंगे कितने प्रकार का आकर्षण बल होता है। तो जरा मैं आपको बता दूं कि अणुओं के बीच कितने प्रकार का आकर्षण बल होता है। बेटा एक होता है वंडरवॉल अट्रैक्शन, यानी कि वंडरवॉल आकर्षण बल। दूसरा होता है डाइपोल अट्रैक्शन, यानी कि द्विध्रुव आकर्षण बल। आपने पढ़ा होगा कक्षा 11वीं में, आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा बेटा डाइपोल फोर्स, यानी कि इसको द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। और तीसरा होता है बेटा हाइड्रोजन बंध यानी हाइड्रोजन अट्रैक्शन। इसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलते हैं सिंपल भाषा में, हाइड्रोजन बंध। तो याद रखिए मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि पता कैसे चलता है, मैं आपको यह सिखा रहा हूं बेटा कि पता कैसे चलता है कि कोई भी विलियन आदर्श है कि अनादर्श। उसको पता लगाने के कई तरीके हैं, मैं आपको बेस्ट तरीका समझा रहा हूं। तो बेटा किसी विलियन को देख के अगर आप यह जानना चाहते हैं कि वो आदर्श है कि अनादर्श, तो उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अणुओं के बीच कितने प्रकार का आकर्षण बल होता है। तो उसके लिए एक मिनट, हाँ, तो उसके लिए क्लियर कर दूं, कुल मिला के तीन तरह के आकर्षण बल होते हैं अणुओं के बीच। अंतः आणविक बल जिसको हम कहते हैं अंतः आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, केवल 3 प्रकार के होते हैं। पहले बात करते हैं वंडरवॉल, फिर डाइपोल फोर्स और फिर हाइड्रोजन बंध। और इन सब में अगर आप इनकी प्रबलता के बारे में बात करोगे, कौन सा अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है और कौन सा अट्रैक्शन वीक होता है, तो शायद मेरे ख्याल से आपको पता होगा। बेटा क्या आप मुझे बता सकते हैं इन तीनों आकर्षण में कौन सा आकर्षण बल सबसे दुर्बल होता है, सबसे कमजोर होता है? जल्दी बताइए, इसमें से कौन सा आकर्षण बल सबसे दुर्बल होता है? जल्दी बताइए। मैंने कौन सा फोर्स कमजोर होता है, वीक होता है, ये पूछ रहा हूं, बताइए। डाइपोल फोर्स, और कोई?
गौर सुने बेटा, कक्षा 11वीं में जब आप लोगों ने गैसीय अवस्था चैप्टर पढ़ा है और ऑर्गेनिक जब आप पढ़े हो तो वहाँ आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से अट्रैक्शन आमतौर पे पाए जाते हैं। अगर आपको याद नहीं है मैं आपको याद दिलाता हूँ बेटा, इन सब में वंडर वॉल अट्रैक्शन को सबसे कमजोर माना जाता है, ये सबसे वीक अट्रैक्शन होता है। वंडर वॉल अट्रैक्शन को सबसे कमजोर माना गया है। डायपोल डायपोल फोर्स बीच का होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बंध होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बंध होता है। ये आप लोगों को कक्षा 11वीं में पढ़ाया गया है, लेकिन अब कक्षा 12वीं में यही सब चीजें अब एडवांस लेवल में आपके सामने आएगा। तो गौर सुनना बेटा, अब इनके बारे में एक बात बता दूं, ये जो आकर्षण बल होते हैं अगर आप तुलना करोगे तो आमतौर पर याद रखना, हमेशा नहीं, आमतौर पर जो वंडर वॉल आकर्षण होता है ये कमजोर माना जाता है, हाइड्रोजन बंध तो स्ट्रॉन्ग। लेकिन आप कक्षा 12वीं में देखेंगे कि कई ऐसे अणु होते हैं जिनमें वंडर वॉल आकर्षण होगा पर उसका जो प्रबलता है वो हाइड्रोजन बंध से भी ज्यादा होगा। आप कक्षा 12वीं में सीखेंगे कि ये जो बल होते हैं ना, ये जो आकर्षण बल होते हैं बेटा, इनको बदला जा सकता है। गौर सुने, आपने कक्षा 11वीं में सिर्फ इतना पढ़ा है कि वंडर वॉल वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पर कक्षा 12वीं में आप समझ पाएंगे कि ये जो आकर्षण बल होते हैं इनके ताकत को बढ़ाया जा सकता है या बदला जा सकता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा किसी अणु के अंदर ये जो आकर्षण बल होते हैं इनको कैसे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। फिलहाल अगर एक जनरल ट्रेंड आप मेरे से पूछेंगे तो आप जान पाएंगे कि वंडर वॉल कमजोर होता है आमतौर पर और हाइड्रोजन बंध जो है वो स्ट्रांग होता है। लेकिन अब सुनना कि अच्छा एक बात और क्लियर कर दूं, आपको पता है किसी मॉलिक्यूल को देखते ही कैसे मालूम चलता है कि उसमें वंडर वॉल आकर्षण बल होगा कि डायपोल डायपोल आकर्षण होगा कि हाइड्रोजन बंध? अरे भाई, किसी मॉलिक्यूल को देखते ही ये कैसे पता चलता है कि उसमें कौन सा आकर्षण बल होगा? तो मैं आपको आकर्षण बल पहले कैसे पहचानते हैं वो सिखाता हूं। जरा गौर सुना बेटा, जब भी आपके सामने कोई दो अणु आ जाए, दो मॉलिक्यूल आ जाए और इनमें कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, तो अगर आपके सामने दो अणु आ जाए, इनमें कोई चार्ज नहीं है, तो बेटा इनके बीच जो आकर्षण बल होगा उसको आप वंडर वॉल आकर्षण बल बोलेंगे। और ये आमतौर पर ये पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स में, ये पाया जाता है हाइड्रोकार्बन। उदाहरण के लिए मैंने ले लिया जैसे मीथेन, ये देखो बेटा, ये मीथेन का अणु है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये एक मीथेन का अणु है, ये हाइड्रोकार्बन है। जानते हैं ना हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा अणु जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है, कोई भी ऐसा अणु जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो अक्सर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज मतलब प्लस माइनस चार्ज। तो ऐसे अणुओं में वंडर वॉल आकर्षण बल होता है। लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा अणु आ जाए, जिसके एक छोर में माइनस चार्ज है और एक छोर में प्लस चार्ज, तो बेटा ऐसे अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है इसे डायपोल डायपोल आकर्षण बल बोलते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, जब भी इसमें चार्ज है, देखो इनमें चार्ज है, तो जब भी कोई दो अणु आपके सामने आ जाए और उसमें आप देखते हो कि उनमें चार्जेस हैं, प्लस माइनस चार्ज है, तो याद रखना जब भी कोई दो अणु जिनमें चार्जेस होते हैं अगर वो आमने सामने आएंगे तो उनके बीच जो आकर्षण बल बनेगा उसको बोलते हैं डायपोल डायपोल फोर्स। और हाइड्रोजन बंध क्या होता है? तो गौर से सुनिएगा, गौर सुनेंगे तो बेटा जब भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास आए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब ऋण विद्युत, तो जब भी हाइड्रोजन किसी ऋण विद्युत परमाणु के सामने आता है तो वहां पर एक आकर्षण बल बन जाता है। इसी आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन बंध। पर याद रखना ये जो ऋण विद्युत परमाणु है ये होगा फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, केवल सिर्फ ये तीन।
अभी कुछ क्लासेस पहले एक बच्चा पूछ रहा था सर हाइड्रोजन बंध कौन बनाता है, तो बेटा हाइड्रोजन बंध सिर्फ 3 परमाणु बना सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो चलिए एक बार फिर से चीजों क्लियर करूं। जब भी आपके सामने 2 अणु आ जाए जिनमें कोई चार्ज नहीं होता, तो उनके बीच जो आकर्षण बल होगा उसे वंडरवॉल आकर्षण बल बोलते हैं। जब भी कोई 2 अणु जिनमें चार्जेस होते हैं, प्लस माइनस चार्ज, वो जब आमने सामने आएंगे तो उनके बीच जो आकर्षण बल बनेगा उसे डायपोल डायपोल फोर्स बोलते हैं। और बेटा जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के सामने आएंगे तो वहां जो आकर्षण बल बनेगा उसे बोलेंगे हाइड्रोजन बंध। तो अभी आप आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होता है ये पढ़ने जा रहे हो, पर उसके लिए ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। पहले काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी आधार पे चीजों को मैं आगे बढ़ाता हूं बेटा, इसी आधार पे अब चलिए चीजों को आगे बढ़ाता हूं। वापस आते हैं इस उदाहरण में। अब मुझे ये बताओ, अब आप मुझे ये बताओ, बेंजीन के ये जो अणु हैं, बेंजीन के ये जो अणु है, मुझे पता बेंजीन में प्लस माइनस चार्ज होता है? बेंजीन में प्लस माइनस चार्ज होता है? नहीं होता है। बेंजीन प्योर हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन शुद्ध हाइड्रोकार्बन है। तो क्या समझे बेटा, बेंजीन के अणुओं के बीच कौन सा आकर्षण बल पाया जाएगा? वंडरवॉल फोर्स। बेंजीन के अणुओं के बीच कौन सा आकर्षण बल पाया जाएगा? वंडरवॉल फोर्स। और जो टॉल्विन होता है, वह टॉल्विन भी हाइड्रोकार्बन है, तो इनके बीच भी पाया जाता है वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स पर क्वेश्चन है किस तरह का वंडरवॉल फोर्स? तो बेटा बेंजीन में पाया जाता है प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स, टॉल्विन में पाया जाता है प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स। अब यह बात सुनते ही कई लोगों का दिमाग चकरा जाता है, उनको लगता है सर हमको तो कक्षा 11वीं से यह सिखाया गया है कि वंडरवॉल फोर्स कमजोर होता है। कई बच्चे कहते हैं कि सर कक्षा 11वीं से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि वंडरवॉल फोर्स कमजोर होता है और आपने यहां लिख दिया है वंडरवॉल फोर्स स्ट्रांग होता है। तो गौर सुना बेटा, वंडरवॉल फोर्स कमजोर होता है, लेकिन उसके ताकत को बढ़ाया जा सकता है। कक्षा 11वीं के ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा कि वंडरवॉल आकर्षण होता तो कमजोर है पर उसके ताकत को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? अणुओं का आकार बढ़ा के, उसका अणु भार बढ़ा के। गौर सुनेगा, वे अणु जिनका आकार बड़ा होता है या उनका मॉलिक्यूलर मास, अणु भार ज्यादा होता है, उसमें वंडरवॉल आकर्षण बल प्रबल होता है। आसान करूं, यहां देखना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वंडरवॉल आकर्षण बल होता है ना, वंडरवॉल आकर्षण बल जो होता है, एकदम ध्यान से सुनना, कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक, कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक वंडरवॉल आकर्षण बल कमजोर होता है। लेकिन कार्बन नंबर 5 से लेके आगे जाओगे तो वंडरवॉल आकर्षण बल जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। गौर से सुनिएगा, वंडरवॉल आकर्षण बल कब कमजोर होता है? जब आपके सामने कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाएगा जिसमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर 4 तक होगी। पर बेटा अगर 4 कार्बन से ज्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल बड़ा होने लगता है, और जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनमें वंडरवॉल आकर्षण बढ़ने लगता है। तो बेंजीन जो होता है, बेंजीन में 6 कार्बन होता है ना जी, बेंजीन में 6 कार्बन है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, और जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आकर्षण बल बढ़ जाता है, बड़े मॉलिक्यूल में आकर्षण बल बढ़ जाता है। तो याद सुनेंगे वंडरवॉल फोर्स। कई बच्चे आपत्ति जताते हैं कि सर हमको तो बार बार ये सिखाया गया कि वंडरवॉल फोर्स वीक होता है, आपने स्ट्रॉन्ग कैसे बोल दिया? तो गौर सुनना, वंडरवॉल फोर्स कमजोर होता है पर जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब मुझे बताओ यह कौन सा आकर्षण बल है? स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स। यहां क्या है? स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स। और जब इन दोनों को मैंने आपस में मिलाया तो बेटा इनके बीच कौन सा आकर्षण बल होगा? तो ये जो मॉलिक्यूल हैं वो यहां से आए हैं
और इनमें अगर स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स है तो इनमें भी वही पाया जाएगा, इनमें भी वही पाया जाएगा। क्या क्या? स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे पहचानते हैं कि कौन आदर्श है कौन अनादर्श है। एकदम सिंपल तरीका है। कोई भी ऐसा विलियन, गौर से सुनना, कोई भी ऐसा विलियन जिसमें वैसा ही आकर्षण बल हो जैसे उसके रिएक्टेंट में थे, उत्पाद में थे। गौर सुनेगा, कोई भी ऐसा विलियन जिसमें बिल्कुल वैसा ही आकर्षण बल हो जैसे उसके रिएक्टेंट में थे, अभी कारक में थे, बेटा वो आदर्श विलियन होगा। फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी ऐसा विलियन जिसमें बिल्कुल वैसा ही फोर्स, अट्रैक्शन पाया जाए जैसा उसके रिएक्टेंट में थे, कहलाएगा आदर्श विलियन। पर अगर गलती से भी इसमें आकर्षण बल वैसा नहीं होगा जैसे इनमें था तो बन जाएगा वो अनादर्श विलियन। एग्जाम्पल बताऊं, ध्यान सुनना, एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं, फिर वापस कहानी पे आएंगे। यहां देखना, अब एक उदाहरण गौर से देखिएगा। इस बार मैंने क्या किया, मेरे पास ये देखो बेंजीन है और इसको मैं मिलाने जा रहा हूं अल्कोहल में। ये देखो बेटा, ये अल्कोहल का अणु है CH3OH, ये अल्कोहल का अणु है, ये अल्कोहल का अणु है। और अब मैं क्या करूंगा, मैंने ना एक बर्तन में बेंजीन ले लिया, एक बर्तन में अल्कोहल ले लिया और अब इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा। देखते हैं नतीजा क्या होगा। जैसे ही आप इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो जो विलियन बनेगा वो ऐसा दिखाई देगा। ये देखो बेंजीन, फिर अल्कोहल, बेंजीन, फिर अल्कोहल। इस बार मैंने क्या किया बेटा, इस बार मैंने बेंजीन को मिला दिया अल्कोहल के साथ और बना दिया एक विलियन। पर अभी मुझे नहीं पता कि ये जो विलियन बना है ये आदर्श है कि अनादर्श है। कैसे चेक करते हैं, गौर सुनना। चलिए वापस चलते हैं, जल्दी बताओ, बेंजीन के अणुओं के बीच कौन सा आकर्षण बल था? स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स। अब आप मुझे यह बता सकते हो बेटा कि यहां कौन सा आकर्षण बल है अल्कोहल के अणुओं में कौन सा आकर्षण बल होगा? जल्दी बताइए प्लीज, अल्कोहल के अणुओं में कौन सा आकर्षण बल होगा? कौन सा? नाम बताओ राज, नाम बताओ। हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन बंद। कैसे आप लोग वंडरवॉल नाम लेते हो बेटा? कैसे आप वंडरवॉल नाम लेते हो बेटा? मैंने अभी अभी आपको बताया था, भूल गए? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आमने सामने आएंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आमने सामने आएंगे तो हाइड्रोजन बंद बनेगा, है जी? तो अब मुझे ये बताओ बेटा, ये देखो यहां क्या है, यहां क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिख रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आमने सामने आ गए, मतलब यहां कौन सा आकर्षण बल है बेटा? स्ट्रॉन्ग। हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन बंद। तो अब आपने क्या देखा, बेंजीन में भी स्ट्रॉन्ग आकर्षण है, अल्कोहल में भी स्ट्रॉन्ग आकर्षण है, लेकिन जब मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया तो अब देखो क्या हुआ। देख पा रहे हो आप लोग, दो बेंजीन के बीच में अल्कोहल घुसा हुआ है और दो अल्कोहल के बीच में बेंजीन घुसा हुआ है, जिसके कारण अब दो बेंजीन के बीच वंडरवॉल आकर्षण नहीं बन पाएगा और दो अल्कोहल के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाएगा। मैंने कहा बेटा अल्कोहल बीच में घुस गया है, जिसके कारण दोनों बेंजीन वंडरवॉल आकर्षण नहीं बना पा रहे हैं और बेंजीन बीच में घुस गया है, जिससे दोनों अल्कोहल हाइड्रोजन बंध नहीं बना पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, इस बार मैंने एक ऐसा विलयन बनाया है जिसमें ये अणु एक दूसरे को आकर्षण बल बनाने से रोक रहे हैं, एक दूसरे के अंदर ऐसा फंसे हुए हैं कि ये आकर्षण बल बनाने से एक दूसरे को रोक रहे हैं। तो इसका ये मतलब निकला कि यहां पर इनके बीच अब कोई प्रबल आकर्षण बल नहीं होगा, ना तो यहां ठीक से
वंडर वॉल आकर्षण बल बन पा रहा है, ना तो वहां ठीक से हाइड्रोजन बंध बन पा रहा है। तो बेटा यहां पर एक वीक यानी कमजोर सा फोर्स यानी कि अट्रैक्शन होगा। तो अब सुनो ध्यान से, कुछ देर पहले मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि वो विलयन जिसमें वैसा ही आकर्षण बल हो जैसा उसके रिएक्टेंट में था कहलाएगा आदर्श विलयन, और अगर कोई भी ऐसा विलयन जिसमें वैसा आकर्षण बल ना हो जैसे उसके रिएक्टेंट में था कहलाएगा अनादर्श विलयन। बेटा आप देख सकते हैं यहां है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, यहां है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और वहां वीक कमजोर बॉन्ड बन गया। तो गौर से सुनिएगा, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें वैसा आकर्षण बल ना पाया जाए जैसे उसके रिएक्टेंट्स में था कहलाएगा बेटा, कहलाएगा नॉन आइडियल यानी कि अनादर्श विलयन। तो ये होता है पहचानने का तरीका। एक एग्जांपल और बताता हूं आपको मैं, ये सब आखिरी में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक उदाहरण और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज इस उदाहरण को देखो बेटा। इस बार मेरे सामने ये अणु आ गया, आप पहचानते हैं बेटा इस अणु को? सबने 11वीं तो पढ़ा है ना? चलो बताओ ये कौन सा अणु है? कौन सा अणु है? जी है जी है जी, बताओ बेटा ये कौन सा अणु है? बताओ ये कौन सा अणु है? नाम जानते हो? हाँ, कौन सा अणु है? नाम पहचानते हो बेटा? इस कंपाउंड बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन ये है एसीटोन। सिंपल भाषा में कहूं तो ये कीटोन है। आपने 11वीं में पढ़ा है ना, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ये वही है। अच्छा इसमें चलते हैं, इसको पहचानते हो? ये कौन सा कंपाउंड? ये है बेटा क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। और अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों को आपस में मिला दूंगा, देखता हूं नतीजा क्या होगा। तो अब देखो क्या होने वाला है। इस बार एसीटोन में, इस बार आपने एसीटोन में क्लोरोफॉर्म को मिला दिया और अब देखते हैं कि यहां पर अभी अभी मैंने एक विलयन बनाया है, पर मुझे नहीं पता कि ये जो विलयन बना है ये आदर्श है कि अनादर्श। चेक करते हैं। चलो चलो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसीटोन में कौन सा आकर्षण बल होगा। आपको पता है बेटा, ऑक्सीजन ऋण विद्युत है, मतलब इसमें माइनस चार्ज होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कार्बन में प्लस चार्ज होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ऑक्सीजन ऋण विद्युत है तो इसमें माइनस चार्ज होगा, तो कार्बन में प्लस चार्ज होगा। और अब भी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाले अणुओं के बीच जो आकर्षण होता है, क्या नाम है बेटा उसका? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है जी। तो इसका मतलब यहां पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच जो आकर्षण बल बनेगा, एसीटोन के ये जो मॉलिक्यूल है इनके बीच जो आकर्षण बल बनेगा, इसे हम कहते हैं बेटा द्विध्रुव यानी कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो कमजोर होता है, वीक होता है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ, यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और मैं अभी कुछ देर पहले बता चुका हूं कि किसी भी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच, किसी भी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच जो आकर्षण बल होता है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? द्विध्रुव यानी कि डाइपोल अट्रैक्शन। और फिर वही बात, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो वीक होता है। लेकिन अब क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि यह कौन सा आकर्षण बल? जल्दी नाम बताओ, यहां पर कौन सा आकर्षण बल है? यह कौन सा आकर्षण बल है? कौन बताएगा? जल्दी बताइए प्लीज। हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन बंद। ओके बेटा, ये है हाइड्रोजन बंद। कैसे? अभी मैंने बताया था कि जब
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आमने सामने आते हैं, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आमने सामने आते हैं तो वहां जो बंध बनता है उसे बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। और ये जन्मजात स्ट्रांग होता है ना। अच्छा, अब बताओ क्या हुआ। यहां देखो वीक आकर्षण, यहां देखो वीक आकर्षण, वहां देखो प्रबल आकर्षण। तो मैंने क्या बोला था, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें वैसा आकर्षण बल ना हो जैसे उसके रिएक्टेंट में था, कहलाएगा बेटा अनादर्श विलयन। यानी कि ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही है, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही है। तो अब आपने देखा मेरे 3 प्रकार के सॉल्यूशन आपके सामने रखे। एक था ये वाला एग्जाम्पल, दूसरा ये एग्जाम्पल, और तीसरा ये एग्जाम्पल। लेकिन अब मैंने तो आपको बस एक तरीका समझाया है कि कैसे पहचानते हैं कि कौन आदर्श विलयन होगा और कौन अनादर्श। लेकिन अब हम पुस्तक में क्या लिखा है, बुक्स में क्या लिखे होते हैं, आपको स्कूल में टीचर क्या बताएगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको एक तरीका समझा दिया आदर्श और अनादर्श विलयन को पहचानने का। अब चलिए पुस्तक में जो लिखा रहता है उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको क्लियर करते हैं। तो एकदम गौर से सुनिएगा बेटा, पुस्तक में ऐसा लिखा रहता है, पुस्तक में ऐसा लिखा रहता है कि कोई भी ऐसा विलयन, ध्यान सुनना, कोई भी ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम को, कोई भी ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम को पालन करे वो आदर्श विलयन है, और ना करे तो अनादर्श। अब इस परिभाषा को चलिए जस्टिफाई करते हैं। पुस्तक में लिखा तो रहता है कि जो राउल्ट के नियम का पालन करे वो आदर्श, पर उसका मतलब क्या है अब सुनना। ये बताओ बेटा, अगर मैं इस विलयन को गर्म करूं, मतलब इस कंपाउंड को, यौगिक को गर्म करूंगा तो यहां पर वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा। इसको गर्म करूंगा, इसको अगर मैं गर्म करूंगा तो यहां पर भी वाष्प बनेगा। कुछ देर के लिए मान लो कि बेटा इस द्रव का वाष्प दाब है 200 mm, इस द्रव का वाष्प दाब है 200 mm और इस द्रव का वाष्प दाब है मान लो 100 mm। अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं इस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, इस विलयन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जल्दी बताओ इस विलयन का वाष्प दाब तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। कोई भी एक अनुमानित मान बताइए। बताइए 300 300 300 300 300। तुमने क्या सोचा, ये 200 mm है, ये 100 mm है, और दोनों को मिलाऊंगा तो 300 mm होगा। आपने सिर्फ सोचा, लेकिन आप जो सोच रहे हो अगर वही हुआ तो ये आदर्श विलयन है। याद है मैंने क्या बोला था, हम जो सोचते हैं अगर वही हो जाए तो आदर्श विलयन है। और मैं सोच रहा था कि भाई 200 mm और 100 mm मिलके 300 mm बनेगा। हाँ जी 300 mm बना, आदर्श विलयन है। पर बेटा ये कैसे हुआ समझाता हूं, कैसे हुआ समझाता हूं। ये बताओ राउल्ट के नियम का सूत्र क्या था, याद है राउल्ट के नियम का सूत्र क्या था। राउल्ट ने कहा था किसी भी विलयन का जो कुल दाब होता है वो उसमें पाए जाने वाले 2 अलग अलग पदार्थों के दाब के बराबर होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सूत्र याद होगा। ये राउल्ट का सूत्र है, ये राउल्ट का सूत्र है। तो अब सुना बेटा, इसको मान लो मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने सॉल्यूशन मान लिया। तो तुम मुझे ये बताओ कि ए का वाष्प दाब कितना था 200, बी का वाष्प दाब कितना है बेटा 100, और इसको तुम योग करोगे कितना आएगा 300। तो गौर सुनना, राउल्ट ने क्या बोला था, राउल्ट ने बोला था कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब उसके जो अभिकर्मक होते हैं उनके वाष्प दाब के योग के बराबर 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 होना चाहिए। यह है राउल्ट का सूत्र, यह है राउल्ट का सूत्र। और आप देख सकते हैं इस विलयन का उतना ही वाष्प दाब है जितना इनका योग था, जितना इनका योग था। तो तुमने क्या देखा कि ये जो विलयन है ये राउल्ट के सूत्र को पालन कर रहा है, यानी ये राउल्ट के नियम को पालन कर रहा है, ये राउल्ट के नियम को पालन कर रहा है। तो बेटा ऐसा कैसे हुआ, कैसे ये उसको सूत्र को फॉलो कर रहा है।
ये बताओ, जब वाष्प बनता है तो बेटा वाष्प कैसे बनता है? अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो टूटने लगता है। याद है ना आपको? अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो टूटने लगता है, और जब अणुओं के बीच के आकर्षण बल को तोड़ते हैं तो वाष्प बनता है। तो बेटा यहां जितना आकर्षण है, यहां जितना आकर्षण है, यहां भी उतना ही आकर्षण है। तो इसका मतलब यहां जितना वाष्प बनेगा, यहां जितना वाष्प बनेगा, उसका योग यहां पर होगा। लेकिन अब जरा इस एग्जांपल में देखो, गौर से सुनना, एकदम गौर से सुनना। बताओ, यहां प्रबल आकर्षण है, यहां प्रबल आकर्षण है, पर यहां कमजोर आकर्षण है। तो बेटा आपको पता है ना, जब अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण होता है तो वाष्प थोड़ा कम बनता है। अणुओं के बीच जब प्रबल आकर्षण होता है तो वाष्प थोड़ा कम बनता है, और जब अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो जाए तो ढेर सारा वाष्प बनता है, ढेर सारा वाष्प बनता है। तो तुम अब मुझे यह बताओ, अगर इस विलयन का आकर्षण बल 200 mm है और इसका आकर्षण बल 100 mm है, तो अब यहां पर इस विलयन का आकर्षण बल, इस विलयन का आकर्षण बल 300 होगा कि 300 से ज्यादा होगा कि 300 से कम होगा? इस विलयन का आकर्षण, माफ कीजिए, इस विलयन का वाष्प दाब इन दोनों से ज्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा? जल्दी बताइए। 300 होगा, 300 होगा। ज्यादा 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 होगा। अरे बेटा एक मिनट, हाँ यहां सुनेंगे, यहां प्रबल आकर्षण था, वाष्प कम बना, वाष्प दाब कम होगा। प्रबल आकर्षण बल था, वाष्प कम बना, वाष्प दाब कम होगा। यह कमजोर आकर्षण बल है, वाष्प ज्यादा बना तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो क्या समझे? इस बार इसको अगर मैं A मान लूं और इसको अगर मैं B मान लूं, तो बेटा आप देखेंगे कि A का वाष्प दाब और B का वाष्प दाब, इसका योग करोगे तो यहां जो विलयन बना है उसका वाष्प दाब ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इस विलयन में वैसा आकर्षण बल नहीं है जैसा इसमें था। तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें वाष्प दाब उतना नहीं बनेगा या वैसा नहीं बनेगा जितना यहां बन रहा था। तो क्या सीखा आप लोगों ने? इन दोनों में जितना वाष्प बन रहा था, इसमें कमजोर आकर्षण बल आ जाने के कारण वाष्प ज्यादा बन रहा है। तो इस विलयन का वाष्प दाब इन दोनों से ज्यादा बन रहा है। मतलब अगर ये वो वाला 200 है और ये वाला 100 है, तो बेटा ये इससे ज्यादा होगा। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि ये जो सूत्र है, क्या ये राउल्ट ने दिया था? नहीं, ये सूत्र राउल्ट ने दिया था। राउल्ट ने तो ये सूत्र दिया था। कौन सा सूत्र? ये वाला Pa प्लस Pb। बेटा ये है राउल्ट का सूत्र। तो इस विलयन ने राउल्ट के सूत्र को पालन किया, मतलब राउल्ट के नियम का पालन किया। लेकिन ये वाला विलयन, ये राउल्ट का सूत्र नहीं है, यानी कि ये वाला विलयन राउल्ट के सूत्र को पालन नहीं कर रहा है, मतलब राउल्ट के नियम को पालन नहीं कर रहा है। मतलब ये कहलाएगा अनादर्श विलयन। क्या बेटा? अनादर्श विलयन। तो जब भी आप पुस्तक खोलोगे तो आपके बुक में लिखा है जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन ना करे वो अनादर्श है। अब समझ गए उसका मतलब क्या होता है? तो बेटा ये है उसके पीछे का मतलब। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और। ये वाला यहां देखो, यहां कमजोर आकर्षण बल है, मतलब गर्म करने से ढेर सारा वाष्प बनेगा। कमजोर बल है, गर्म करने से ढेर सारा वाष्प बनेगा। पर यहां पर आ गया प्रबल आकर्षण बल, तो गर्म करने से वाष्प कम बनेगा। तो इस बार क्या समझे? अगर मैं इसको A मान लूं, अगर मैं इसको B मान लूं, इसके वाष्प दाब को 200 mm मान लूं, इसके वाष्प दाब को 100 mm मान लूं, तो मैं आपसे अब पूछना चाहता हूं कि इस बार इस विलयन का वाष्प दाब उन दोनों के तुलना में, देखो यहां कमजोर बल था तो ज्यादा वाष्प बना, कमजोर बल है ज्यादा वाष्प बना, पर अचानक इन दोनों को मिलाने से ऐसा विलयन बन गया जिसमें प्रबल आकर्षण बल आ गया। तो अब बताओ यहां का जो वाष्प दाब होगा इन दोनों के योग से कम होगा। बेटा
कम वाष्प बन रहा है, तो कम वाष्प दाब होगा, तो इसका मतलब इस विलयन के लिए यह सूत्र बनेगा। और फिर वही बात, यह सूत्र राउल का नहीं है, राउल का सूत्र तो यह है बराबर वाला बराबर वाला बराबर वाला, पर यह जो सूत्र है यह राउल का नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, इस विलियन ने राउल के नियम को पालन नहीं किया, यानी राउल के सूत्र को फॉलो नहीं किया। क्या कहलाएगा यह भी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो गौर से सुनिएगा, जब भी कोई विलियन राउल के सूत्र को फॉलो ना करे तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एक काम कीजिए, फटाफट तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए लेते जाइए। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अमजद एकेडमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, आप पुस्तक खोलेंगे ना तो इसमें एक पॉइंट और रहता है बेटा, वो फटाफट आपको समझा देता हूं, समय हो रहा है, बस एक पॉइंट और बताता हूं, ये भी आपके पुस्तक में आपको लिखा हुआ मिलेगा। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा बेटा। आयतन, आयतन किस पे निर्भर करता है, घनत्व पे। आयतन यानी कि डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, घनत्व पे। क्षमा चाहता हूं आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, घनत्व यानी कि डेंसिटी पे। अब तुम मुझे ये बताओ बेटा, अगर ये 1 लीटर है, अगर ये 1 लीटर है और मैं आप कहूंगा इसका आयतन ज्ञात करो, तो बेटा आयतन कैसे ज्ञात करते हैं भाई, कैसे ज्ञात करते हैं, प्रोडक्ट का आयतन माइनस रिएक्टेंट का आयतन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर ये 1 लीटर है, अगर ये 1 लीटर है तो दोनों मिलके हो गया बेटा 2 लीटर, यानी रिएक्टेंट, यानी कि ये जो रिएक्टेंट है इनका आयतन क्या हो गया 2 लीटर, और इसका आयतन बताओ 1 लीटर, 1 लीटर को आपस में मिलाओगे तो बनने वाला विलियन का आयतन क्या होगा 2 लीटर, यानी कि डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा 0। तो आपको ना आपके पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा कि जब भी डेल्टा वी का वैल्यू 0 हो तो उसको आदर्श विलियन बोलते हैं। अब जरा इसका मतलब समझ लेते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है बेटा, आयतन जो होता है वो अणुओं के बीच आकर्षण पर निर्भर करता है। आयतन जो होता है वो अणुओं के बीच के आकर्षण पर निर्भर करता है। अगर आकर्षण ज्यादा हुआ तो घनत्व ज्यादा होगा और आयतन कम। अगर अणु दूर दूर चले जाएं तो घनत्व कम हो जाएगा और आयतन ज्यादा। फिर रिपीट करता हूं, अणु पास पास आ जाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा, अणु दूर दूर चले जाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। पर यहां पर क्या हुआ, यहां घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि यहां जितना आकर्षण बल था यहां भी उतना ही आकर्षण बल है, तो अणुओं के बीच दूरी में कोई बदलाव नहीं आएगी, इसलिए आयतन में बदलाव नहीं आया। लेकिन अब देखना अगले एग्जाम्पल में बेटा, यहां प्रबल आकर्षण बल है, यानी कि अणु पास पास है, यानी कि आयतन कम है। प्रबल आकर्षण बल है, अणु पास पास है, यानी आयतन कम है। पर जब मैंने इनको मिलाया तो कमजोर बल बन गया। कमजोर बल बनने से अणु दूर दूर चले जाएंगे और आयतन बढ़ जाएगा। यानी कि इस बार जो डेल्टा वी होगा बेटा वो 0 नहीं होगा, बल्कि 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें प्रबल आकर्षण बल था, अणु पास पास है, आयतन कम है। प्रबल आकर्षण बल है, अणु पास पास है, आयतन कम है। यहां कमजोर बल बन गया, अणु दूर चले गए, तो बेटा आयतन आपके अपेक्षा से ज्यादा हो जाएगा। आयतन आपके अपेक्षा से ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर ये 1 लीटर है, अगर ये 1 लीटर है तो बेटा ये जो विलियन है ना,
ये 2 लीटर से थोड़ा ज्यादा होगा। अब 2 लीटर से वो 4 लीटर नहीं हो जाएगा, है ना। ये जो विलियन है इसका आयतन 2 लीटर से बस थोड़ा ज्यादा होगा, 2.2, 2.3, 2.5 ऐसा कुछ। तो गौर से सुनिएगा, जब भी रिएक्टेंट के आयतन से आपके विलियन का आयतन थोड़ा ज्यादा हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, अनादर्श विलियन। और ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि वीक अट्रैक्शन आ गया। और सेम वैसे ही इसमें आओ, यहां देखो, कमजोर आकर्षण है, अणु दूर दूर है, कमजोर आकर्षण है, अणु दूर दूर है, पर जब मैंने इनको मिलाया तो प्रबल आकर्षण बन गया, यानी अणु पास पास आ गए। अणु पास पास आ जाएंगे तो आयतन आपकी अपेक्षा से कम हो जाएगा, आयतन आपकी अपेक्षा से कम हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा विलियन जिसका आयतन आपकी अपेक्षा से कम हो जाए क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब क्या समझे बेटा, एक था आइडियल और 2 थे नॉन आइडियल। अब 2 जो नॉन आइडियल है उसमें फर्क समझे। इसमें वाष्प दाब हमारे अपेक्षा से ज्यादा है और इस वाले में वाष्प दाब हमारे अपेक्षा से कम है। तो गौर सुनना बेटा, जो विलियन हमारे अपेक्षा से, ये अपेक्षा है, अपेक्षा से कम वाष्प दाब दर्शाए तो हम कहते हैं ऐसा विलियन धनात्मक विचलन दर्शाएगा, धनात्मक विचलन दर्शाएगा, ऐसा कहते हैं ये धनात्मक विचलन दर्शाएगा। और जिस विलियन में वाष्प दाब आपके अपेक्षा से ज्यादा है, ओह क्षमा चाहूंगा बेटा, ये ऋणात्मक है ना, ये सॉरी, ऋणात्मक विचलन यानी कि इसको बोलते हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन। तो जिस विलियन का वाष्प दाब हमारे अपेक्षा से कम हो, ऐसे विलियन को हम कहते हैं कि ये ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा, ये ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन है, ऐसा कहा जाता है। और जिस विलियन में वाष्प दाब हमारे अपेक्षा से ज्यादा होता है हम कहते हैं ये धनात्मक विचलन वाला विलियन है, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन वाले विलियन है। तो कुल मिला के आदर्श विलियन तो आदर्श विलियन था, पर जो अनादर्श विलियन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक जो हमारे अपेक्षा से ज्यादा वाष्प बनाते हैं हम कहते हैं वो धनात्मक विचलन शो करेगा, और एक हमारे अपेक्षा से कम वाष्प बनाता है उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक विचलन शो करेगा। तो कुल मिला के आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन में इतना आपको पढ़ना है। मुझे उम्मीद है बेटा अब आपके दिमाग में यह बैठ गया होगा कि कैसे पहचाना जाता है किसी विलियन को देख के कि वो आदर्श है कि अनादर्श है। ओके, ये जो टॉपिक है ना, ये थियरी में बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप यकीन मानिए पूरे साल में एक न एक बार आप इस टॉपिक को अपने स्कूल के क्वेश्चन में देख पाओगे। हाफ ईयरली हो जाए, टेस्ट हो जाए, प्री बोर्ड हो जाए, एनुअल एग्जाम हो जाए, अलग अलग एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। तो बस आपको क्या करना है, किसी विलियन को देख के पहले पहचानना सीखना पड़ता है कि वो आदर्श है कि अनादर्श। और पुस्तक में जो चीजें लिखी हुई हैं कि जो राहुल के नियम को पालन करे वो आदर्श, ना करे तो अनादर्श, इन सब का मतलब भी हमको पता होना चाहिए। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही करते हैं, और अगला क्लास कोई गैप मत करना। अगले क्लास में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बेटा। अगले क्लास में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अणु संख्या गुणधर्म। इसे अगर आपने छोड़ दिया, अगर मान लो आप इसको नहीं पढ़ पाए तो ये सब भी समझ में नहीं आएगा। एकदम निवेदन करूंगा इन सारे टॉपिक को सीक्वेंस के साथ पढ़िए, बहुत मजा आएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर आज क्लास में इतना ही करते हैं, पढ़ते रहिए, अगले क्लास में मिलते हैं बेटा।